बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब? खुश हैं? अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे, ऐसे हंसता मुस्कुराता रखे। माय नेम इज़ रिफर जहान। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद रिफर जहान। सो टुडे आई एम गोना टीच यू द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर एंड दैट इज़ ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। मूव ऑन करते हैं फर्दर, वहाँ से हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। दिस इज़ द मेन स्लाइड जहाँ से हमारा आज का टॉपिक स्टार्ट होता है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। इससे पहले मैंने आपको ऑटोट्रॉफ्स को डिटेल से डिस्कस किया था, मतलब वो ऑर्गेनिजम्स जो अपनी बॉडी में खुद फूड प्रिपेयर करते हैं। अब ना हमने उस फूड की थोड़ी सी ना आप कह सकते हैं कंपोजिशन देखनी है कि अगर हम ऑर्गेनिजम्स जो कि ऑटोट्रॉफ्स कहलाते हैं उनकी बात करें ना, वो जो अपनी बॉडी में खुद फूड की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, उनकी फूड किस तरह की होती है, किस नौयत की होती है, उनकी बॉडी में कौन कौन से एलिमेंट्स जो है वो प्लांट्स की कंपोजिशन में अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं। ठीक हो गया, चलिए जी स्टार्ट करते हैं। कहते हैं कि अगर हम ऑटोट्रॉफ्स की बात करें, एक तो ऑटोट्रॉफ्स ना हम फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स को भी कहते हैं, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि मोस्टली जो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं ना ये फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस कर रहे होते हैं और अपनी बॉडी में खुद प्रिपेयर कर रहे होते हैं फूड। अच्छा, ये अपनी बॉडी में खुद प्रिपेयर कर रहे थे फूड। हमने कहा था कि ये इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल से अपने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बना रहे होते हैं। इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल में ना हमने कहा कि एक तो ये अपनी खुराक बनाने के लिए ना इनको कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है, वाटर की ज़रूरत होती है, और जब ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यूज़ कर लेते हैं उसके बाद ये बनाते हैं कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को। अब ये जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है ना, ये वो प्रीडोमिनेंट एलिमेंट्स हैं, जो कि सिंथेसिस में अपना रोल प्ले परफॉर्म कर रही होती है, ये प्ले कर रही होती है। किसकी सिंथेसिस में? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, मतलब कि जो फूड है ना जिसको हम ग्लूकोज बोलते हैं, ग्लूकोज को बनाने के लिए ये जो प्रीडोमिनेंट एलिमेंट है ये अपना रोल परफॉर्म कर रहे थे। ठीक हो गया। अच्छा जी, हमने रोल देख लिया कार्बन डाइऑक्साइड का, वाटर का। ठीक है कि प्लांट्स में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं ग्लूकोज की सिंथेसिस के लिए। उसके बाद कहते हैं कि अगर हम प्लांट्स की बात करें, प्लांट्स की कंपोजिशन में ना हमें कुछ और एलिमेंट्स भी देखने को मिलते हैं, मतलब प्लांट की बॉडी में उनकी हमें बॉडी के अंदर कुछ और इम्पॉर्टेंट या फिर एसेंशियल एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं जो कि प्लांट्स में होते हुए बहुत इंपॉर्टेंट रोल परफॉर्म कर रहे होते हैं। कहते हैं काफ़ी सारे होते हैं, लेकिन ना मेजरली ये 4 डिस्कस कर रहे हैं। नंबर 1 नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम एंड आयरन। नाइट्रोजन की बात करें कि ये कहाँ मौजूद होते हैं, जो आप कह सकते हैं प्लांट्स का जो प्रोटीन का पोर्शन है ना, प्रोटीन्स जो हैं उनकी फॉर्मेशन करवा रहा होता है, ये जो इंपॉर्टेंट या एसेंशियल एलिमेंट नाइट्रोजन है। ठीक है। फॉस्फोरस की बात करें तो जितना भी प्लांट्स का एटीपी या न्यूक्लिक एसिड या फिर अदर इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स है ना, उनकी सिंथेसिस में ये फॉस्फोरस एलिमेंट जो है वो अपना इंपॉर्टेंट रोल परफॉर्म कर रहा होता है। उसके अलावा अगर हम मैग्नीशियम एलिमेंट की बात करें, मैग्नीशियम एलिमेंट प्लांट की कंपोजिशन में ये इंपॉर्टेंट रोल परफॉर्म कर रहा होता है कि प्लांट्स के अंदर जो क्लोरोफिल होते हैं ना उसके अंदर ये हमें मैग्नीशियम देखने को मिलता है। और ये जो क्लोरोफिल है आपको पता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करने के लिए अपना बहुत इंपॉर्टेंट रोल परफॉर्म कर रहे होते हैं। उसके बाद आयरन की बात करें तो कहते हैं कि जितने भी साइटोक्रोम्स है ना, प्लांट्स के साइटोक्रोम्स में ये आयरन देखने को मिलता है। ये जो है वो साइटोक्रोम्स की कंपोजिशन में अपना इंपॉर्टेंट रोल परफॉर्म कर रहे होते हैं। समझ आ गई कि ना सिर्फ प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की जरूरत पड़ती है ग्लूकोज की फॉर्मेशन के लिए, उसके अलावा भी काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट या एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं जिसकी प्लांट को ज़रूरत होती है। और वो एसेंशियल में से हमने मेजरली 4 डिस्कस किए। नाइट्रोजन जो कि प्रोटीन्स बनाते हैं प्लांट्स के कंपोजिशन में, फॉस्फोरस जो है एटीपी, न्यूक्लिक एसिड और अदर कंपाउंड, मैग्नीशियम जो है वो क्लोरोफिल और आयरन जो है वो साइटोक्रोम्स बनाते हैं। समझ आ गई? चलें जी, उसके बाद अब हमने डिस्कस करना है कि जितने भी हमने न्यूट्रिएंट्स की बात की कि जी न्यूट्रिएंट्स हैं वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल परफॉर्म कर रहे होते हैं प्लांट्स की या लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में। अब ये जो न्यूट्रिएंट्स है ना, हमने इनकी मेजर सोर्स की बात करनी है कि जो मेजर सोर्स है या जो मेन सोर्स है न्यूट्रिएंट्स की वो कहाँ से है या क्या होती है। कहते हैं कि अगर हम सोइल की बात करें ना, ज़मीन की बात करें, तो जो ज़मीन है ना ये मेजर सोर्स है इन न्यूट्रिएंट्स का। मेजर सोर्स कैसे है, ये मेन सोर्स कैसे है, क्योंकि ये जो न्यूट्रिएंट्स है ना ये ज़मीन में मौजूद होते हैं। ठीक है, वहाँ से ये रूट्स की शक्ल में आपको पता है कि ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं फ्लोएम से पूरे के पूरे प्लांट्स में। प्लांट्स में जैसे ये न्यूट्रिएंट्स आते हैं, फिर आपको पता है कि अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि हेटेरोट्रॉफ्स हैं वो जो प्लांट्स पे फीड कर रहे हैं तो उनकी बॉडी में ये न्यूट्रिएंट्स आते हैं। सो मेन सोर्स की बात करें तो सोइल जो ज़मीन है ना वो मेन सोर्स होती है इन न्यूट्रिएंट्स की। उसके बाद कहते हैं कि ये जो न्यूट्रिएंट्स है ना, एक तो आपको पता है कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल परफॉर्म कर रहे होते हैं प्लांट की लाइफ में, एक तो ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, यहाँ एक बात ही लिखी हुई है या कंडीशन लिखी हुई, कहते हैं कि हमने कह तो दिया जी सोइल जो है वो मेन सोर्स है न्यूट्रिएंट्स का। कहते हैं कि अगर हम एक ही
ज़मीन पे बार बार फसल उगाएंगे ना, या बार बार हम वहाँ ही चीज़ें ग्रो करेंगे, तो होगा ये कि सोइल जो है ना वो अपनी जो आप कह सकते हैं न्यूट्रिएंट्स की जो कैपेसिटी है उसको खो देती है विद द पैसेज ऑफ टाइम। ठीक है, कहते हैं कि अगर हम फिर एक ही ज़मीन में बार बार अगर हम प्लांट्स को ग्रो कर रहे होते हैं ना, तो वो खास न्यूट्रिएंट्स जो है ना वो ज़मीन में आप कह सकते हैं वाइप आउट हो जाते हैं, या वो ज़मीन में खो जाते हैं, या फिर ख़त्म हो जाते हैं, या बार बार वो यूज़ हो जाते हैं, जिसके बाद जो नेक्स्ट आने वाले जो प्लांट्स की जो क्रॉप है या उससे नेक्स्ट आने वाली वो इतनी खास न्यूट्रिएंट रिच नहीं होगी जितनी पहले थी। अब फार्मर्स क्या करेंगे, अब आपको पता है कि हमने अगर एक ही ज़मीन पे बार बार अगर हमने फसल को उगाया है तो क्या करेंगे, उसमें खास जो न्यूट्रिएंट रिच क्वांटिटी होनी चाहिए तो वो नहीं थी। अब फार्मर क्या करेंगे, फार्मर्स जो है वो आर्टिफिशियली उसको देंगे न्यूट्रिएंट्स। अब आर्टिफिशियली कैसे उस सॉइल में न्यूट्रिएंट्स ऐड करेंगे ताकि हमारी जो फूड क्रॉप है वो अच्छी हो, वो इस तरह के वो स्प्रेड करेंगे। जो एनिमल वेस्ट होता है ना, आपको पता है कि गोबर जिसको कहते हैं, गोबर दिया जाता है, बहुत अच्छा फर्टिलाइजर होता है। ठीक है, गोबर से बहुत अच्छी क्रॉप जो है वो उगाई जाती है क्योंकि इनमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं। अच्छा, अब अगर सॉइल में नहीं है या न्यूट्रिएंट्स की क्वांटिटी कम है तो हम क्या करेंगे, हम जितना भी ये गटरों का गंदा वेस्ट है ना, यस आप हैरान होंगे, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो एक न्यूट्रिएंट्स की सोर्स है। ठीक है, उसके साथ साथ आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स डाले जाते हैं। आपको पता है कि फर्टिलाइजर्स इस्तेमाल करते हैं फार्मर्स, वो जो एनिमल वेस्ट है या गटरों का जो गंदा गारा है या फिर जो फर्टिलाइजर्स हैं वो प्लांट्स को देते हैं कि जो सोइल है उसको न्यूट्रिएंट रिच बनाया जाए। ठीक है, उसके बाद कहते हैं कि अगर हम केमिकल फर्टिलाइजर्स की बात करें, पाकिस्तान में ना स्पेसिफिकली आपको पता है यूरिया इस्तेमाल होता है। यूरिया खाते हैं, आपने मोस्टली कमर्शियल्स में भी देखा होगा, यूरिया हो गया, सुपर फॉस्फेट्स हो गया, ठीक है, अमोनियम नाइट्रेट्स हो गए। तो ये जो है ना ये केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं पाकिस्तान में इस्तेमाल होने के लिए, ये वो खादे हैं जो हम मोस्टली प्लांट्स को देते हैं, और उससे फिर हम क्या करते हैं, अपनी जो फूड क्रॉप है या जो प्लांट्स की क्रॉप है उनकी क्वांटिटी को या उनकी क्वालिटी को बढ़ाते हैं। अच्छा जी, अब हमने कह दिया कि बहुत इंपॉर्टेंट जी एलिमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, प्लांट्स में बहुत इंपॉर्टेंट रोल परफॉर्म कर रहे होते हैं, प्लांट्स की कंपोजिशन में अपना रोल परफॉर्म कर रहे होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है जी, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, हमने इनके फायदे तो देख लिए, लेकिन अगर किसी प्लांट्स में इनकी डेफिशिएंसी होती है, अगर कोई एलिमेंट्स या अगर कोई मिनरल्स प्लांट्स में कम हो जाते हैं तो क्या इफेक्ट होगा प्लांट्स पे। सिम्टम्स हम बेसिकली देखेंगे या मेजर हम डिजीजेस देखेंगे कि अगर इन एलिमेंट्स की या इन मिनरल्स की डेफिशिएंसी होती है प्लांट्स में तो कौन सी डिजीजेस देखने को मिलती है प्लांट्स में, या क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। नंबर 1, नाइट्रोजन डेफिशिएंसी। कहते हैं कि अगर हमारी सॉइल में नाइट्रोजन की कमी हो जाए या फिर अगर हम प्लांट्स को नाइट्रोजन नहीं दे पाते जितनी उसको चाहिए होती है, डेफिशिएंसी हो गई नाइट्रोजन की प्लांट में, तो अब क्या होगा, अब प्लांट ना स्टंटेड ग्रोथ शो करेगा। स्टंटेड ग्रोथ का मतलब होता है कि प्लांट की जो ग्रोथ है वो रुक जाएगी। ठीक है, उसके बाद क्लोरोसिस देखने को मिलता है। क्लोरोसिस कहते हैं कि येलोइंग हो जाना लीव्स का, मतलब कि जगह जगह येलो हो जाना। आपको पता है कि नॉर्मली तो लीव्स जो है वो ग्रीन कलर के होते हैं, लेकिन क्लोरोसिस वाली कंडीशन में क्या होता है कि जो ओल्डर लीव्स है ना, पुराने जो लीव्स होंगे ना उस फूड क्रॉप में, तो क्या होगा, वो येलो हो जाएंगे, कहीं कहीं से येलो हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा जी, अगर हम फॉस्फोरस की डेफिशिएंसी देखें प्लांट्स में, तो फॉस्फोरस की डेफिशिएंसी सी है कि रूट्स की जो ग्रोथ है ना वो स्टंटेड हो जाती है, रुक जाती है, ये काम हो जाती है। अब जब रूट्स की ही ग्रोथ रुक गई, वो बहुत अच्छे से नहीं ग्रो करेंगी, तब वो ज़मीन में रूट्स ही नहीं होंगी, तो आपको पता है कि जितनी ज़्यादा रूट्स होंगी, जितने रूट हेड्स होंगे, उतनी ही वो सोइल से जो है वो न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करेंगे और प्लांट्स उसको यूटिलाइज करेगा। लेकिन अगर रूट ही नहीं ग्रोथ अच्छी शो कर रहा, इसका मतलब कि ये तमाम की तमाम जो कंडीशन है ये फॉस्फोरस की डेफिशिएंसी से होने वाली एक कंडीशन है। उसके बाद पोटाशियम की बात करें, पोटेशियम, अगर सॉइल में पोटाशियम की कमी हो जाती है या प्लांट्स को किसी तरह से पोटाशियम नहीं मिल पा रहा होता, उसमें अगर पोटाशियम की डेफिशिएंसी देखने को जाती है तो क्या होता है कि जो लीव्स के मार्जिन होते हैं ना, एजेस जो बिल्कुल किनारे हैं, वो येलो देखने को मिलते हैं या फिर ब्राउन हो जाते हैं इन कलर। ठीक है, तो पीले पड़ जाना या ब्राउन हो जाना, ऐसा लगता है कि जैसे लीव जो है वो गार सड़ गया। ठीक है, इस तरह की कंडीशन में हम कहते हैं कि प्लांट्स में पोटाशियम की कमी है। ठीक है, तो या फिर प्री मैच्योर डेथ हो जाना प्लांट की, अभी प्लांट छोटा ही है, बड़ा नहीं हुआ, लेकिन प्री मैच्योर ही वो गलना सड़ना शुरू हो गया और वो गिर गया और बिल्कुल ही वो मुरझा गया, इसका मतलब है कि उसमें पोटाशियम की कमी थी। अच्छा, मैग्नीशियम वाली कमी वाले जो प्लांट्स हैं या मैग्नीशियम डेफिशिएंसी वाले जो प्लांट्स हैं उनमें क्लोरोसिस होता है। मैंने पहले भी आपको बताया, क्लोरोसिस का मतलब होता है क्लोरोफिल की कमी हो जाना। ऐसे प्लांट जिनमें क्लोरोसिस होते हैं उसका मतलब उनमें क्लोरोफिल की कमी हो जाती है, और क्लोरोफिल की कमी का मतलब होता है कि उनमें जो ग्रीन कलर नॉर्मली होता है वो नहीं होगा, उसके बजाय येलो कलर में देखने को मिलता है। कहते हैं कि काफी सारे जो हम इकोनॉमिकली भी देखे जाएं तो काफी सारी डिजीजेस होती हैं जो कि मिनरल डेफिशिएंसी की वजह से देखने को मिलती है। अच्छा जी, नेक्स्ट ना यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट उन्होंने कंडीशन लिखी हुई है, कहते हैं कि अगर हम कैटलॉग की बात करें, कैटलॉग क्या होता है,
मैंने आपके साथ ना नीचे कैटलॉग की पिक्चर शेयर की है। मुझे पता है कि आपको ना ये सही से नज़र आ रही है, ना आपको ये जो लिखा हुआ है वो समझ आ रहा है, लेकिन इसका मकसद ये नहीं है मेरा कि मैं आपको ये नोट्स प्रोवाइड करूँ। बेसिकली मैंने आपको शो ये किया है कि जो कैटलॉग होता है ना, ये बेसिकली आप कह सकते हैं डिफरेंट साइंटिस्ट का या फिर वो बंदा जिसने प्लांट्स पे रिसर्च की होगी और उसको पता है कि जी फलानी डिजीज़ में ये सिम्टम्स हैं, फलानी डिजीज़ में ये स्टेज सिम्टम्स हैं, ठीक है। तो क्या हुआ कि जो कैटलॉग है ना, ये एक ऐसी बुक होती है जिसमें प्लांट्स की जितनी भी डिजीज़ है ना, उनको तस्वीर की शक्ल में, मतलब फोटोग्राफी की हेल्प से पिक्चर लेके उस कैटलॉग में हमने प्लेस किया होता है। और वो जो पिक्चर्स हैं उसके साथ साथ उनकी डेफिशिएंसी, सिम्टम्स, ये तमाम के तमाम डिटेल लिखी हुई है। और ये कैटलॉग एक किताब है जिसमें जितने भी प्लांट रिलेटेड डिजीजेज है ना, वो यहाँ मेंशन है। तो इस कैटलॉग का फ़ायदा ये होता है कि इसमें ना पिक्चर के साथ वो डिजीज़ भी मेंशन होती है, सिम्टम्स भी मेंशन होते हैं। तो हम क्या करते हैं, इस कैटलॉग को पढ़ते हैं, हमें समझ आ जाते हैं कि फलानी जो पिक्चर है ना, ये सिम्टम्स इसी तस्वीर का हमारी प्लांट्स में भी देखने को मिला है। फिर हमें उसी बुक में इसका हाल मिल जाता है कि अच्छा जी आपके प्लांट में फलाने मिनरल की या फलाने एलिमेंट की क्या कमी है, आप उसको वो देंगे तो ठीक हो जाएगा। तो ये थोड़ा बहुत ना एक हेल्पफुल के लिए, एक आप कह सकते हैं रैपिड डायग्नोसिस के लिए ना ये कैटलॉग बनाई जाती है, ताकि आप कोई सिम्टम्स जो प्लांट्स में हो देखने को मिल रहे हैं वो जल्दी से आप डायग्नोज करें और उसका ट्रीटमेंट कर सकें। समझ आ गई। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। ये हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने ना सिर्फ ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को डिस्कस किया, बल्कि हमने जो ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं या एलिमेंट्स हैं जो उनकी बॉडी में एसेंशियल हैं, वो उनकी इंपॉर्टेंस देखी, ठीक है। उसके साथ साथ हमने उनकी डेफिशिएंसी देखी कि अगर उनकी डेफिशिएंसी हो जाती है तो प्लांट्स में क्या सिम्टम्स देखने को मिलता है। तो दिस इज ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको समझ आई होगी। मजीद अगर इससे रिलेटेड आपने कुछ क्वेश्चन पूछने हो तो बिला झिझक का कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है वो हम हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को डिस्कस करेंगे। टिल देन स्टे कनेक्टेड एंड अल्लाह हाफिज़।